सो हेलो क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एंड चैप्टर का नाम था सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, जहां पर हमने सेंटर ऑफ मास टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था। एंड सेंटर ऑफ मास हमने 2 पार्टिकल सिस्टम, n पार्टिकल सिस्टम एंड 3 पार्टिकल सिस्टम जो सेम एक्सिस पे नहीं है उनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम 3 पार्टिकल सिस्टम को ही कंटिन्यू करते हैं एंड इसके बारे में और जानते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, 3 पार्टिकल्स जो स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे थे, तो हमने कह दिया ओके, कोई परेशानी नहीं है। सेम एक्सिस पे लाई नहीं कर रहे हैं तो 2 एक्सिस पे लाई कर रहे होंगे। ओके, हमने क्या किया, सारे पॉइंट्स को एक्स एंड वाई प्लेन में कन्फाइंड कर दिया। हमने कहा कि पहला पार्टिकल का मास m1 है, सेकंड का मास m2 है, थर्ड का मास m3 है। फर्स्ट पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई प्लेन पे वो है x1 y1। सेकंड पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। थर्ड के हैं x3 y3। ओके, अब हमने एक गेम खेला था। हमने एज्यूम करके देख रहे थे कि कहाँ कहाँ पर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा एंड हमने इसका फॉर्मूला भी लिख दिया था। एंड मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर तीनों के तीनों पार्टिकल का मास सेम हो जाए एंड तीनों के तीनों पार्टिकल एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे हो, मतलब कि एक इक्वेटोरियल ट्रायंगल बन जाए, ठीक है, या फिर मास भी सेम हो, तो जो सेंटर ऑफ द मास है वो ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे लाई करेगा, हमेशा सेंट्रॉइड पे लाई करेगा। आज हम उसको कैलकुलेट भी करके देखते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि तीनों पार्टिकल का मास सेम है, ठीक है, तीनों पार्टिकल का मास सेम है एंड उसकी वैल्यू है m1। तो x एंड कैपिटल Y के फॉर्मूले में हम डाल देते हैं एंड कैपिटल X फाइंड आउट होता है कि वो इक्वल हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y इक्वल हो जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 पार्टिकल सिस्टम जिनका मास सेम है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा लाई करेगा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल में। ओके, एंड ये हमने अपनी इंट्यूशनली भी जान लिया था कि मास सेम हो तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पे लाई करेगा। अगर किसी पार्टिकल का मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास उस पार्टिकल की ओर शिफ्ट भी हो जाएगा। आगे चलते हैं। रिजल्ट्स ऑफ इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हम सारी इक्वेशन को जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख देंगे कि n पार्टिकल का सिस्टम है हमारे पास एंड ये जो n पार्टिकल का सिस्टम है वो 3D प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस है। ओके, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? तो मैंने जैसे कि बताया था कि अगर हमें 2 पार्टिकल सिस्टम का फॉर्मूला याद है तो उसको हम जनरलाइज करके 3 पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स एंड 3D शेप्स में भी ला सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के पास तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, जहां पर x की वैल्यू होगी समेशन mi(xi) डिवाइडेड बाय कैपिटल M, जहां पर हमें याद है कि कैपिटल M इक्वल है समेशन ऑफ ऑल मासेस। y इक्वल हो जाएगा समेशन mi(yi) डिवाइडेड बाय कैपिटल M एंड कैपिटल Z हो जाएगा mi(zi) डिवाइडेड बाय कैपिटल M। आई होप ये क्लियर होगा, जनरलाइज फॉर्म ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, ये क्या है, जनरलाइज फॉर्म है। जनरलाइज फॉर्म ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को शॉर्ट में COM भी लिखा जाता है। ओके, सो ये जनरलाइज फॉर्म है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा अभी तक हमने जितने भी सिस्टम को डिस्कस किया है उसके बाद। ओके, जहां पर कैपिटल M समेशन mi था एंड कैपिटल M क्या है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, और जो I इंडेक्स है वो कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेकर n तक जा रहा है। बाकी सारे आपको जितने भी IH टर्म क्या है, XI YI ZI क्या है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। सो आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं R वेक्टर के बारे में। इस चैप्टर, जैसे कि हमें याद है, हमने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में
स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, एंड जब मैं वो स्केलर प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लगेगी। तो अभी हम उसकी ओर ही बढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए कि आर आई एक पोजीशन वेक्टर है। ओके, ये हमारा एक्सिस है, एक्स वाई जेड, ठीक है। और ये यहाँ पर कोई पॉइंट है ओरिजिन से, इस पॉइंट पी की, ये पॉइंट पी की पोजीशन है एक्स आई वाई आई जेड आई। ओके, तो ये जो ओपी लाइन है ये हमारा आर आई वेक्टर है, एंड आर आई वेक्टर का फॉर्मूला होगा एक्स आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस, प्लस वाई आई जे कैप, जहां पर जे कैप रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस, एंड जेड आई के कैप, जहां पर के कैप रिप्रेजेंट कर रहा है जेड एक्सिस, वेयर आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स। ओके, एक्स आई एक्स कैप जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर्स हैं, एंड आर आई पोजीशन वेक्टर का ये फॉर्मूला है एक्स आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। और ये फॉर्मूला वैसे पोजीशन वेक्टर का हमें पता भी होगा, हमने काइनेमेटिक्स में ये पढ़ा था। तो सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास अगर किसी कैपिटल एक्स कॉमा वाई कॉमा कैपिटल जेड पॉइंट पे लाई करता है, तो सेंटर ऑफ मास से ओरिजिन के बीच का जो पोजीशन वेक्टर होगा, जिसको हम आर वेक्टर, कैपिटल आर वेक्टर लिखेंगे, उसका फॉर्मूला हो जाएगा इसी नोटेशन को, इसी वे को फॉलो करते हुए कैपिटल एक्स आई कैप प्लस कैपिटल वाई जे कैप प्लस कैपिटल जेड के कैप। ओके, जहां पर आर वेक्टर क्या हो जाएगा, समेशन एम आई आर आई, जहां पर आर आई क्या है, आई कैप, ये आर आई का फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, बिकॉज हम जानते हैं कैपिटल एक्स का फॉर्मूला क्या है, समेशन एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एम आई। कैपिटल वाई का फॉर्मूला क्या है, समेशन एम आई वाई आई डिवाइडेड बाय समेशन एम आई। एंड कैपिटल जेड का फॉर्मूला क्या है, समेशन एम आई जेड आई डिवाइडेड बाय समेशन एम आई। ओके, अब हम क्या करते हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। ओके, सो मैं यहां पर पुट करती हूँ, तो आर वेक्टर हो जाएगा समेशन एम आई। ओके, एंड आप देख रहे हो समेशन एम आई तीनों में से कॉमन आ रहा है, तो एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप एंड डिवाइडेड बाय समेशन एम आई। एंड एक्स आई कैप वाई आई जे कैप एंड जेड आई के कैप हमारा स्मॉल आर आई वेक्टर है, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं स्मॉल आर आई वेक्टर। तो ये कैपिटल आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास का हमारे को फॉर्मूला मिल चुका है। तो ये फॉर्मूला भी हमें ध्यान रखना है। ओके, सो ये हमें क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। द सम ऑन द राइट हैंड साइड इज अ वेक्टर सम। सो ये जो समेशन एम आई आर आई डिवाइडेड बाय समेशन एम आई, जहां पर आर आई क्या है, एक वेक्टर है, तो इस साइड का जो समेशन है ये कैसा है, एक वेक्टर सम है। नोट द इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन वी अचीव बाय यूजिंग वेक्टर। अब वेक्टर की हेल्प से हमने क्या क्या अचीव किया है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इफ द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज चूज टू बी सेंटर ऑफ मास, ठीक है, देन समेशन एम आई आर आई इक्वल्स टू 0। अगर सेंटर ऑफ मास को ही
हम ओरिजिन की तरह कंसीडर कर रहे हैं। जैसे कि हम मान लो 2 पार्टिकल सिस्टम था हमारे पास, m1 m2, एंड सेंटर से ये पॉइंट पोजीशन x1 है, ये पोजीशन x2 है, एंड हमें पता था कि अगर ओरिजिन से ये डिस्टेंस भी x हो जाए एंड ये मास भी सेम हो जाए, अगर ये x है और ये मास m है, ये x है, ये मास m है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस दोनों की बराबर होगी। सो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं लाई कर रहा होगा। अगर हम सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन चूज कर ले तो हम जानते हैं कि क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज चूजन टू बी सेंटर ऑफ मास, अगर ओरिजिन को ही सेंटर ऑफ मास वाला जो पॉइंट है उसी को ही ओरिजिन चूज कर लें, सो समेशन MI/RI हमेशा 0 होगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास एंड ओरिजिन कोइंसाइड कर रहे हैं तो समेशन MI/RI 0 होगा। A rigid body such as meter stick or flywheel is a system close to pegged particle and therefore applicable to a rigid body. फ्लाईव्हील एंड मीटर स्टिक मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम है जो एकदम पैक्ड पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज है, उसको हम एज अ रिजिड बॉडी कंसीडर करेंगे। ये हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ लिया था। तो अब हम आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल इन सच बॉडी इज सो लार्ज that it is impossible to carry out summation over individual particle in these equation. So कोई भी, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था बुक का, कि आप बुक का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कहीं यहाँ पे सेंटर में लाई कर रहा होगा, क्योंकि जो बुक है वो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई है। ओके, एंड सारे के सारे जो एटम्स हैं एंड मॉलिक्यूल्स हैं उनका सबका मास क्या था, सेम था। अगर हम ऐसे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उनके एटम्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने लगे तो क्या हो जाएगा, एटम एंड मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। उसका सिस्टम, ऐसे सिस्टम का अगर हमें नहीं पता कि सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर सकते हैं तो कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे सिस्टम को जिनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनको हम एज अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की तरह एज्यूम करके चलते हैं। वी डिवाइड द बॉडी इनटू n स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास। हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी बॉडी को n स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास में डिवाइड कर देंगे कि ठीक है इतने पैच का मास कुछ है, m1 है, एंड देन क्या करेंगे, हम सारे पैचेस की मासेस को कैलकुलेट करके फिर उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। सो वी डिवाइडेड द बॉडी इनटू n स्मॉल एलिमेंट ऑफ मासेस, जैसे डेल्टा m1, डेल्टा m2, डेल्टा mn कह रहे हैं, एंड उसके बाद हम x1, y1 एंड z1 को कैलकुलेट कर देंगे। ओके, तो सेम वही कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z का फॉर्मूला बन जाएगा जहां पर मास डेल्टा mi होगा, एंड जो समेशन है ऐसे केसेस में जब मासेस छोटे होते हैं वो इंटीग्रेशन की फॉर्म ले लेता है। ओके, इंटीग्रेशन को हमने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में भी समझा था, तो आपको क्लियर है कि इंटीग्रेशन क्या होता है एंड कैसे सॉल्व करते हैं। तो समेशन इक्विवेलेंट हो जाता है इंटीग्रेशन के। तो यहाँ पर लिखा है समेशन ऑफ डेल्टा mi कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm, और इंटीग्रेशन ऑफ dm को जब सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल मास ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा। इस वाले पार्ट में हमें ये चीज ध्यान रखना है कि समेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो समेशन डेल्टा mi xi कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ xdm, समेशन डेल्टा mi yi कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ydm, सिमिलरली zi के साथ कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ zdm। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं बोथ साइड को। सो समेशन mi ri किसके इक्वल हो जाएगा, इसको अगर तोड़े, समेशन mi किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल M, एंड समेशन ri किसके इक्वल हो जाएगा, r,
अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड, तो मास टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद मिलेगा हमें mi dri/dt इक्वल्स टू m dr/dt। अगर हम जानते हैं कि dr/dt किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के, तो dri किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल, तो वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल हमें मिल जाएगा, एंड dr/dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब हमें क्या हुआ, वेलोसिटी का भी फॉर्मूला मिल गया। ये समेशन m कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, ये एक्चुअल में फॉर्मूला होता है। हमने सिंपली क्या किया, डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, डिफरेंशिएट करने के बाद हमें पता चला कि dri/dt हो जाता है वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल, एंड dr/dt को हम बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमें क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया, समेशन mi vi डिवाइडेड बाय समेशन mi इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसे कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। So this is the formula for velocity of center of mass. अब जो हमारे पास ये फॉर्मूला था, समेशन mi vi डिवाइडेड बाय समेशन mi इक्वल्स टू कैपिटल V। अब इसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो जैसे ही अगेन डिफरेंशिएट किया, ये कैपिटल M होता है, तो इसको इस साइड लाके हमने क्या किया, फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद हमें पता है कि dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, ये सब हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। तो dvi/dt क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन ऑफ ith पार्टिकल, सो dvi/dt हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ith पार्टिकल। सो समेशन ai इक्वल हो जाएगा कैपिटल M इंटू कैपिटल A, वेयर कैपिटल A इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी पता चल गई, उसकी वेलोसिटी भी पता चल गई, एंड उसका एक्सेलरेशन भी पता चल गया। ओके, तो अब यहाँ पर हमने तीनों क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर लिया है। अब आगे चलते हैं हम। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ai क्या हो जाएगा, फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर ith पार्टिकल का एक्सेलरेशन ai है, उस पे लगने वाला फोर्स fi हो जाएगा। सो fi इक्वल्स टू mi ai क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा ऑन दी ith पार्टिकल, एंड f एक्सटर्नल इक्वल हो जाएगा फोर्स ऑन दी सेंटर ऑफ मास। सो समेशन mi ai डिवाइडेड बाय समेशन mi, जिसका फॉर्मूला था कैपिटल A, अगर मैं इसको इस साइड ले आऊं तो समेशन mi ai इक्वल्स हो जाएगा ma, एंड समेशन mi ai क्या हो गया, ith पार्टिकल का फोर्स, सो ये इक्वल हो जाएगा fi इक्वल्स टू ma, एंड सारे फोर्सेस का सम मिलके एक्सटर्नल फोर्स बन जाएंगे, तो सो समेशन fi विल बी इक्वल्स टू f एक्सटर्नल। सो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि अगर टोटल मास ऑफ द सिस्टम m है एंड सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस एक्सेलरेशन कैपिटल A है, सो कैपिटल M इंटू कैपिटल A इक्वल हो जाएगा सारे फोर्सेस का सम, जो कि इक्वल हो जाएगा F एक्सटर्नल। तो अब हमें सेंटर ऑफ मास की वजह से टोटल फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया। तो अभी तक हमने पोजीशन वेक्टर I कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी वेक्टर VI, पोजीशन सब चीज को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अभी तक हमने सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर R कैलकुलेट कर लिया, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट कर दी, सेंटर ऑफ मास की वजह से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, एंड सेंटर ऑफ मास की वजह से फोर्स एक्सटर्नल भी कैलकुलेट कर लिया। तो अब हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है कि उस ऑब्जेक्ट में कौन सी चीज कैसे कैसे लग रही होगी, खाली सेंटर ऑफ मास को समझकर। की पॉइंट्स क्या है, अब हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, अब फिर से बताना, R, P, A फोर्स एक्सटर्नल,
एंड बिकॉज अब हमारे पास फोर्स एक्सटर्नल है, वेलोसिटी है, तो अब हम मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं. So the linear momentum of a system of particle is the vector sum of all individual particle of the system. लीनियर मोमेंटम सिस्टम का किसके इक्वल हो जाएगा? सारे के सारे मोमेंटम के सम के इक्वल हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू समेशन mi vi. ओके, एंड समेशन mi vi किसके इक्वल होगा? अगर हम इस फॉर्मूले से चेक करें, mi vi डिवाइडेड बाय समेशन mi इक्वल है कैपिटल V के एंड ये इक्वल है कैपिटल M के. सो समेशन विच इंप्लाइज समेशन mi vi इक्वल है कैपिटल M कैपिटल V के. सो कैपिटल P इक्वल हो जाएगा कैपिटल M कैपिटल V के. तो अगर हमें टोटल मास पता है, सेंटर ऑफ मास पे वेलोसिटी पता है, तो हम टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब हमने टोटल लीनियर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर लिया. इस चैप्टर में दो टाइप के मोमेंटम आएंगे, एंगुलर मोमेंटम एंड ये हमारा जो यूजुअल मोमेंटम है, तो इसको हम लीनियर मोमेंटम से ही बोला करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम के बारे में. सो हमने अब तक आर बी ए एफ एक्सटर्नल एंड लीनियर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर लिया है. अब हम आगे चलते हैं. अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ dp बाई dt f के इक्वल होता है. सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग dp सेंटर ऑफ मास पे मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा? f एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा. सो मोमेंटम क्या है, क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. सो टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कांस्टेंट होता है अगर ये एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए तब. सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम. तो जब F एक्सटर्नल 0 हो जाता है, टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है, और यही लॉ है कंजर्वेशन ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल. न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स किसके इक्वल होता है? dp बाई dt के इक्वल होता है. अगर फोर्स एक्सटर्नल 0 हो जाता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, तो इसका मतलब ये कि लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है. एंड लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया तो हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम. सो हमने लीनियर मोमेंटम के बारे में भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली. आगे चलते हैं. अब इस चैप्टर में लीनियर मोमेंटम के बारे कहाँ यूज आता है वहां उसको बारे में समझते हैं. तो जब रेडियो एक्टिव डिके होता है, हम जानते हैं कि यूरेनियम अपने आप ही डिके होकर क्रिप्टन एंड बेरियम में कन्वर्ट हो जाता है. तो जब भी रेडियो एक्टिव डिके होता है तो उसमें लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन अप्लाई होता है. अगर बाइनरी स्टार सिस्टम वो होते हैं जिस सोलर सिस्टम में 2 सन होते हैं. ओके, 2 सन होते हैं, तो वो क्या करते हैं? किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के चारों ओर रोटेट करते हैं एंड वो स्पेसिफिक पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास. तो बाइनरी स्टार सिस्टम में सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में हम यूज लेते हैं एंड इन स्टार सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. एंड ये सब चीज किसकी वजह से हो पाता है? ताकि हमारे पास मोमेंटम की इंफॉर्मेशन हो, हमारे पास सेंटर ऑफ मास की इंफॉर्मेशन हो एंड हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इंफॉर्मेशन हो. ओके, रेडियो एक्टिव डिके एंड बाइनरी स्टार सिस्टम में सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा ही यूज में आता है. आगे चलते हैं. अब हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं विच इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर. तो जैसा कि मैंने बताया था कि 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर्स में. एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट हमने वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में डिस्कस किया था. इसको स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते थे. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होता था ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा. तो हमने देखा कि जो राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी है वो पूरी की पूरी स्केलर है.
इसका मतलब ये कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमें एक स्केलर देता है, तो इसीलिए हम इसको कहते थे स्केलर प्रोडक्ट। अब हम एक नई चीज के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। एंड वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट किस लिए? क्योंकि स्केलर में डॉट प्रोडक्ट होता था तो सिंबल क्या होता था? डॉट। क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि इसका सिंबल होता है एक क्रॉस। सो इंट्रोडक्शन दे देते हैं एंड इसके बारे में, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे से स्टडी करेंगे। सो इसका इंट्रोडक्शन ये है कि वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विथ वेक्टर एंड देयर यूसेज इन फिजिक्स। हमने काइनेमेटिक्स चैप्टर में ही वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर लिया था, तो हम वेक्टर से फेमिलियर है एंड उसकी कैसे कैसे यूजेस हैं फिजिक्स में, उससे हम फेमिलियर हैं। उसकी मेन यूजेस हमने वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर में पढ़े थे, जिसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन किया था। एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी वर्क। वर्क क्या था? वर्क का फॉर्मूला आपको याद होगा, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर था, तो जो स्केलर प्रोडक्ट से डिफाइन किया जाता था दो वेक्टर के। एफ एंड डी दो वेक्टर है एंड उसका हमने स्केलर प्रोडक्ट कर दिया तो हमें वर्क मिल गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे टाइप के प्रोडक्ट को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी चीज जिस टाइप के प्रोडक्ट पे वर्क करती है उस टाइप के प्रोडक्ट को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। अब डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। मान लो हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर एंड एक दूसरा वेक्टर है स्मॉल बी वेक्टर। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल हो जाएगा एक सी वेक्टर के, सी वेक्टर के जो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर पे भी बी वेक्टर पे भी। ओके, तो हम देख सकते हैं कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो हमें एक वेक्टर ही मिलता है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। एंड अगर तो सी, ये जो लाइन मैंने रिप्रेजेंट करी है ये ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करी है, एंड अगर ए एंड बी के बीच में एंगल है थीटा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। एंड अगर इस वाले वेक्टर जो हमारा सी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन है एन कैप, ओके, मैं एक यूनिट वेक्टर का यूज कर रही हूँ डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, और ए क्रॉस बी क्या था? सी वेक्टर। सो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। ओके, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट था। वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, एंड क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जिस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जो कि है एन कैप इस केस में। एंड जो क्रॉस वेक्टर आता है ए क्रॉस बी जिसको हमने सी वेक्टर बोला है, सो जो ए क्रॉस बी है वो ए पे भी परपेंडिकुलर है और बी पे भी परपेंडिकुलर है, एंड थीटा ए एंड बी के बीच का एंगल है। ओके, सो ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट है और ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। सो नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर प्रोडक्ट को और डिफाइन करेंगे एंड यूनिट्स वेक्टर पे कैसे वेक्टर प्रोडक्ट अप्लाई होता है इसको स्टडी करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास क्लियर हुई होगी एंड चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।